नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल KTP क्लासेज में। आपने अंग्रेजी के टेंस तो बहुत पढ़े होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के टेंस। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आपने अंग्रेजी में टेंस पढ़े हैं वैसे ही संस्कृत में भी वाक्य बनाने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से जो है वाक्य बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के टेंस, कहने को कारक। जी हाँ, ये कारक ही संस्कृत के क्या है दोस्तों, टेंस है। आज हम पढ़ेंगे कारक क्या है और कारक कितने होते हैं, और हम इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों कि ये 100% है कि एक बार आप इसको अगर इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आप ये श्योर है दोस्तों कि आप ज़िंदगी भर इसको आप भूल नहीं पाओगे। इतना आसान परिचय हम कारकों के बारे में जो पढ़ेंगे। कारक क्या है आइए देखते हैं। पहली परिभाषा जो है वो दी गई है कि क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रियाजनकत्वम कारकम अर्थात क्रिया का जनक ही कारक है। अगली परिभाषा क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, अर्थात वो पदार्थ, वो तत्व है, वो व्यक्ति जिसका सीधा जुड़ाव हो, किससे, क्रिया से। तो क्या है कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वही कारक है। और अंतिम परिभाषा क्रिया निष्पादकत्वम कारकम। निष्पादन का मतलब जिसको जो पूरा करता है, अर्थात क्रिया को करने वाला ही कारक है। इन तीनों परिभाषाओं से अब आपको समझ आ गया होगा कि कारक किसे कहते हैं। क्रिया को करने वाला ही कारक है, या फिर जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही कारक है, या फिर हम क्या कहेंगे कि क्रिया का जनक ही कारक है। अब कारक क्या है, कितने होते हैं, इन सब चीज़ों पे जो है आज हम केवल कारकों का परिचय पढ़ेंगे। और परिचय इस प्रकार पढ़ेंगे कि रात के स्वप्न में भी आपको कोई पूछे कि कारक, तो आप कहोगे क्रिया को करने वाला कारक, क्रिया का जनक ही कारक है, या क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही क्या है, कारक है। अब देखिए, हमने इधर कारक लिए हैं, इधर कारक के जो चिन्ह लिए हैं, यानी उसकी पहचान, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, वो भी हम यहाँ जो क्रमशः हैं उनकी बात करेंगे। पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता जो किसी काम को करता हो, भाव तो आ रहा होगा ना ये, तो चलो देखिए, कर्ता कारक जिसको कहते हैं, कर्तृकारक भी इसको कहा जाता है। कर्ता इसका मतलब किसी काम को करने वाला ही क्या होगा, किसी काम को करने वाला ही क्या होगा, कर्ता। मैंने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, या राम पुस्तक पढ़ता है। आपने पूछा किसने, मैंने कहा राम ने। इस काम को किसने किया, पुस्तक को पढ़ने का काम किसने किया, आपने कहा राम ने। इसका मतलब क्रिया को, किसी कार्य को करने वाला ही क्या है, कर्ता। भाव क्या रहेगा, ने। हिंदी भाव क्या रहेगा, ने। विभक्ति कौन सी लग जाएगी कर्ता में, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म का मतलब कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म इसका मतलब काम। तो कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता जिस काम को करता है वह क्या होता है, कर्म होता है। हिंदी भाव को, विभक्ति द्वितीय लग जाएगी। राम ने पुस्तक को पढ़ा। किसको पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा। इसका मतलब हिंदी भाव क्या हो जाएगा, को। अब देखिए, हिंदी वाक्यों में को या ये जो ने है वो स्पष्ट नहीं होता। कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। राम पुस्तक पढ़ता है, किसने पढ़ी पुस्तक को, कौन पढ़ता है पुस्तक को, राम ने। फिर को का भाव देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। इसी प्रकार तीसरा कारक है करण कारक, अर्थात भाव क्या है, से या के द्वारा। राम हाथ से लिखता है, किससे लिखता है, हाथ से। या किसके द्वारा लिखता है, हाथ के द्वारा।
अरे कर्ता जिस साधन से अपना काम करता है वही उसका करण कहलाता है। विभक्ति लग जाएगी तृतीया। इसी प्रकार चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान अर्थात किसी को हम दान देते हैं, कोई वस्तु देते हैं किसी को, वो कारक क्या है, वो हमारे लिए क्या है, जिसको हम दे रहे हैं। राम मोहन को पुस्तक देता है, किसको देता है, किसको दान दिया जा रहा है, मोहन को देता है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, जिसको देंगे उसमें कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। भाव क्या रहेगा, के लिए। किसके लिए दी जा रही है पुस्तक, मोहन के लिए। अगला कारक है अपादान कारक, अर्थात हिंदी भाव से, लेकिन से तो इसमें भी था, से तो इसमें भी था। फर्क क्या है, यहाँ क्या होगा, से किसी साधन के द्वारा करने का भाव होगा, लेकिन यहाँ जो से है वो क्या होगा, अलग होने का भाव। कैसे, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है कि नहीं। राम गांव से जाता है, कहाँ से, गांव से, इसका मतलब गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अपादान कारक से यानी अलग होना, विभक्ति लग जाएगी, जिससे अलग होंगे विभक्ति लग जाएगी पंचमी। अब देखिए मैंने संबंध कारक है क्या, संबंध कारक नहीं है, क्योंकि संबंध के आगे देखिए मैंने कारक नहीं लिखा। और क्यों नहीं है कारक, क्योंकि संबंध जो होता है इसको केवल क्या मानी जाती है, संबंध को षष्ठी विभक्ति मानते हैं। इसको कई जगह ध्यान देने योग्य बात है, संबंध को कई जगह जो है वो उपपद विभक्ति भी इसको कहा जाता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संबंध को किस नाम से जाना जाता है, संबंध को उपपद विभक्ति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संबंध का कर्ता के साथ सीधा संबंध नहीं होता, तो संबंध को हम कारक नहीं मानेंगे। अब तक कितने पढ़े हमने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, कितने हो गए, 5। छठवां कारक है अधिकरण कारक। पहले संबंध का देखिए, पहचान देखिए, संबंध कारक नहीं है, भाव क्या रहेगा, का, के, की, रा, रे, री, अर्थात ये संबंध को जोड़ेगा। वह राम का भाई है, वह राम के पिताजी है, वह राम की माताजी है, यह मेरा पेन है, यह मेरे दोस्त हैं, यह मेरी बहन है, का, के, की, रा, रे, री। ये हो गया संबंध, लेकिन कारक नहीं है, ये केवल क्या है, षष्ठी विभक्ति है। अब देखिए अपना छठवां कारक अधिकरण कारक। अधिकरण भाव क्या होगा, में या फिर पर, में या पर। मैं कमरे में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं चटाई पर बैठता हूँ। इस प्रकार का जो भाव है, जो आधार होगा किसी चीज का, वो क्या है, अधिकरण विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। और नीचे देखिए संबोधन। संबोधन यानी किसी को पुकारते हैं, हे, अरे, भो, ये भी कारक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें विभक्ति लग जाती है प्रथमा। इनको याद कैसे करेंगे विभक्ति चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर है। इस प्रकार से ये याद हमें हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब आप इनको बहुत आसानी से याद कर लोगे। धन्यवाद।